Good morning, children. I am Upali Pomita Jaina, teacher of D. Paul School, बारीपदा। आज हम कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो बच्चों, कृपया आप अपने व्याकरण पुस्तक के पेज नंबर 5 खोलिए। पहले अध्याय का शीर्षक है भाषा, बोली, उपभाषा तथा लिपि। पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा यानी हर रोज दिन प्रतिदिन हम लोग जो आपस में बातचीत करते हैं और जिसका प्रयोग करते हैं उसको भाषा बोलते हैं। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। पहले हम जानेंगे भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है। किस धातु से? संस्कृत के भास धातु से, जिसका अर्थ है बोलना या फिर कहना। तो संस्कृत के जिस धातु से भाषा का उत्पन्न हुआ है वो धातु है भास, और भास का अर्थ है बोलना या कहना। तो इस हिसाब से भाषा की परिभाषा है, भाषा वो साधन है जिसके प्रयोग से हम शब्दों द्वारा अपने विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा एक वो साधन है जिसको प्रयोग करके हम अपनी मन की भावना को लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में प्रकाश करते हैं। तो इस वजह से भाषा के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो भाषा के 2 प्रकार हैं, जो है एक मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। यहाँ देखिए, पहले हम जानते हैं मौखिक भाषा के बारे में। तो मौखिक भाषा क्या है? मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं। जब हम अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे हम विद्यालय के वाद विवाद या वक्तव्य के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो वहाँ पर हम जो अपने मनों के भाव को प्रकाश करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचार व भाव को लिखित रूप में प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कविता लेखन, निबंध लेखन, पत्र लेखन आदि। तो मौखिक भाषा ये है जो कि हम अपने मन को भाव को बोलकर प्रकट करते हैं, और लिखित भाषा वो है जो अपने मन के भाव को लिखकर प्रकट करते हैं। तो यही फर्क है मौखिक भाषा और लिखित भाषा में। तो अब हम जानेंगे बोली के बारे में। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्षेत्र मीन्स किसी जगह। जैसे कि हम मयूरभंज जिले में रहते हैं, तो हम जो भाषा प्रयोग करते हैं, यहाँ जो बोली बोलते हैं, वो उसको ही हम बोली बोलेंगे, क्योंकि हम जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उसको ही बोली कहा जाता है।
बोली में साहित्य रचना नहीं होती, क्योंकि साहित्य अलग अलग भाषाओं में रचना की जाती है। तो ये कहा नहीं जा सकता किस बोली में साहित्य की रचना की गई है। तो बोली की परिभाषा क्या है? एक छोटी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, मतलब जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं, उसको ही बोली कहा जाता है। उसके बाद हम जानेंगे उपभाषा के बारे में। ये देखिए बच्चों, बोली और उपभाषा, इसमें बोली और उपभाषा में बहुत सारे संबंध हैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बोली में साहित्य रचना नहीं हो सकती, लेकिन उपभाषा में देखिए, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है, तो वो बोली ना रहकर उपभाषा बन जानती है। तो उपभाषा क्या है? अगर किसी बोली में साहित्य रचना होती है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती, परंतु अगर किसी बोली में साहित्य रचना हो जाती है और उसके वजह से उस क्षेत्र का विकास भी हो जाता है, तो वो बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। तो ये देखिए, उपभाषा में दो प्रकार हैं, एक है अवधि और एक है ब्रज। अवधि क्या है? अवधि एक उपभाषा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ये उपभाषा अवध प्रदेश में प्रचलित है। तो अवधि एक ऐसी उपभाषा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक एक ग्रंथ का रचना किया था। तो बच्चों ये देखिए आप, तो इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक एक साहित्य ग्रंथ का रचना किया था। तो उपभाषा का मतलब क्या हुआ? जो बोली को यहाँ पर साहित्य रचना के तौर पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये उपभाषा बन गया है। और ब्रज अन्य एक उपभाषा है जिसमें महाकवि सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। तो यहाँ पर भी कुछ साहित्य रचना हुआ था, इसीलिए ये बोली अब उपभाषा बन गया है, और वो भी ब्रज नामक एक उपभाषा। तो अवधि प्लस ब्रज इज इक्वल टू उपभाषा। अवधि और उपभाषा के ये दो प्रकार हैं, अवधि और ब्रज। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या है? लिपि शब्द लिप धातु से बना है, जिसका अर्थ है लिपना या चित्रित करना। स्पष्ट है कि लिखित भाषा के लेखने की विधि को ही उसकी लिपि कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं लिपि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लिपि शब्द की उत्पत्ति लिप धातु से हुई है। लिप का अर्थ क्या है? लिपना या चित्रित करना, मतलब कुछ जगह पर कुछ लिखना। तो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है, उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ बातें ऐसी है, कुछ ऐतिहासिक बातें ऐसी है जिसको कि पत्थर में लिखा गया है, तो उसी को हम लिपि के एक उदाहरण में ले सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्राचीन काल से ही भारत को देवभूमि माना जाता रहा है। इसके सभी नगर देवनगर कहलाते हैं। मानक भाषा का प्रयोग इन नगरों के वासियों द्वारा ही किया जाता था। इसी कारण संस्कृत भाषा की लिपि को देवनागरी का नाम दिया गया है। इस लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी, कांकणी तथा नेपाली भाषाओं में भी होता है। इस लिपि में लिखे जाने वाली सभी भाषाएं बाएं से दाएं होती है। तो लिपि में कुछ ऐसे भी भाषा है जिसको हम दाएं से बाएं लिखते हैं
और बाएं से दाएं लिखते हैं। जैसे कि यहाँ है, ये देखिए भाषा, भाषा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और इसको कहाँ से कहाँ लिखने की विधि है? बाएं से दाएं। जैसे कि हम लिखते हैं बाएं से दाएं तरफ। उदाहरण वो आ गया है। और एक है पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि। इसको भी हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। लेकिन उर्दू भाषा, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी, जिसको कि हम दाएं से बाएं लिखते हैं। और अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, इसको भी हम बाएं से दाएं लिखते हैं। तो इन उदाहरण के स्वरूप सिर्फ उर्दू भाषा को ही हम दाएं से बाएं लिखते हैं, बाकी सब भाषाओं को हम बाएं से दाएं तरफ की ओर लिखते हैं। तो इस पूरे अध्याय में हमने कौन कौन से बारे में जाना? एक है भाषा। भाषा शब्द संस्कृत शब्द भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। और भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वो साधन है जिसके प्रयोग से हम शब्दों द्वारा अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के कितने प्रकार हैं? भाषा के 2 प्रकार हैं, एक है मौखिक, एक है लिखित। मौखिक भाषा क्या है? हम अपने मन के भाव को कहकर जब प्रकाश करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम अपने मन के भाव को लिखकर प्रकाश करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का उदाहरण है जैसे कि हम विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता, वक्तव्य प्रतियोगिता में कुछ कहकर अपने मन के भाव को प्रकाश करते हैं। और लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भाव को लिखित रूप में प्रकाश करते हैं, जैसे कि कविता लेखन हो, निबंध लेखन हो, पत्र लेखन हो आदि। उसके बाद क्या है? बोली। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और बोली में कोई साहित्य रचना नहीं हो सकती, पर अगर बोली में कुछ साहित्य रचना हो जाती है और उसके माध्यम से उस क्षेत्र का विकास हो जाता है तो फिर वो बोली ना रहकर उपभाषा बन जाता है। और उपभाषा में क्या क्या आता है? एक अवधि उपभाषा है और एक ब्रज उपभाषा है। अवधि उपभाषा में किसने रचना की थी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रचना किया था। और ब्रज उपभाषा में महाकवि सूरदास ने सुरसागर की रचना की थी। उसके बाद क्या है? लिपि। लिपि शब्द की उत्पत्ति लिप धातु से हुई है, जो कि एक संस्कृत भाषा है। और इसका अर्थ क्या है? लिप का अर्थ क्या है? लिपना या चित्रित करना। तो इस हिसाब से लिपि का क्या संज्ञा है? किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हम हिंदी भाषा को अलग रूप से लिखते हैं, उड़िया को अलग रूप से लिखते हैं और इंग्लिश को अलग रूप से लिखते हैं। ऐसे कि उर्दू, पंजाबी, जितने भी हमारे भाषा हैं उनको हम अलग अलग रूप से लिखते हैं। तो उसी चिन्ह को ही लिपि कहा जाता है। और हमारे भारत में हमारे भारत में पहले संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस संस्कृत को देवनागरी लिपि का भी नामकरण दिया गया है। तो देवनागरी लिपि हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति में से एक है। और इस लिपि के दौरान हम कुछ भाषाएं बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं और कुछ भाषाएं दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं। जैसे कि उर्दू भाषा को हम दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं, लेकिन हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, अंग्रेजी इसको हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की
व्याकरण की क्लास। इसको अच्छे से याद रखिए, अच्छे से पढ़िए। भाषा, लिपि, उपभाषा इसके किसे कहते हैं, इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।